आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वार्म विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ दिस रिपब्लिक डे। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम। कहा जाता है वॉर्स आर वॉन इन द जनरल स्टेंट, नॉट ऑन द बैटलफील्ड। कहने का यह मतलब है कि जो बैटल होता है, वॉर होता है या युद्ध होता है या कोई खेल होता है, आप जब तक उसकी स्ट्रेटेजी को बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप, चाहे वह वॉर हो या गेम हो, उसको जीत नहीं सकते हैं। देयरफॉर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। इस वीडियो में हम लोग उसी मुद्दे पर बात करेंगे। वी विल ट्राई टू स्कैन, वी विल ट्राई टू हैक इनटू द माइंड्स ऑफ द रेस्पेक्टेड पेपर चेकर्स। पेपर चेकर्स के माइंड में क्या चलता है यह जानना बहुत जरूरी है। आप डियर स्टूडेंट्स किस तरह से एग्जाम की तैयारी करते हैं 70th बीपीएससी मेंस की, उसके लिए यह बहुत जरूरी है जानना कि पेपर चेकर को क्या चाहिए। क्या आप पेपर चेकर्स के जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो देयरफॉर in this video we are going to hack into the minds of the paper checkers। 69 बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड हुआ है और आप लोगों में से बहुत सारे डियर एस्पिरेंट्स उन आंसर कॉपीज को देखे होंगे और आपको कुछ खास पैटर्न 69 बीपीएससी मेंस इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स स्पेशली ऑफ टॉपर्स and those who have got excellent marks in GS1, GS2 and SA, आप लोगों ने कुछ खास पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा। उन सारे पैटर्न्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। We will try to hack into the minds of the paper checkers as I said। Before starting the main content of the video, one gentle reminder, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें ताकि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज यू हैक इनटू द माइंड्स ऑफ द पेपर चेकर्स 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम, आप पेपर चेकर के कुछ पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे। पहला पैटर्न, द फर्स्ट पैटर्न व्हिच यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इज पहला सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो है यह आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस पे ज्यादा नंबर मिले हैं तो कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर कम नंबर मिले हैं। सो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड जो पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा वह है कंटेंट। क्या आपके कंटेंट में पावर था? 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम जो इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी है, और क्या 70th बीपीएससी मेंस की परीक्षा में जब आप आंसर लिखेंगे क्या आपके कंटेंट में पावर होगा? पेपर चेकर उस चीज को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? क्या आप फ्लैट आंसर लिखते हो या अट्रैक्टिव तरह से आंसर लिखते हो? यह 69 बीपीएससी मेंस के इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स में दिखता है। प्रेजेंटेशन इज वेरी क्रूशियल पार्ट apart from the selection of questions and the content। Fourth significant aspect जो ऑब्जर्व किया गया वह है वर्ड लिमिट। आप क्या वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं? क्या जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, चाहे वह कंपलसरी क्वेश्चंस हो या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हो या आपको 38 मार्कर क्वेश्चंस हो, साइंस टेक में 36 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, तो क्या आप इमोशनल फ्लो ऑफ राइटिंग के चक्कर में ना पड़ के इंटेलिजेंट फ्लो ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हैं या नहीं, वह मैटर करता है और उसी से वर्ड लिमिट गवर्न होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वर्ड लिमिट से ही जुड़ा है दैट इज टाइम लिमिट। आप मेरी बातों से यहां सहमत होंगे
कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू कॉल आप लोगों का आया और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ, साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका मुख्य परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। एक मेन रीजन जो रहा कि आपने पेपर को फिनिश नहीं किया। पेपर को आते हुए पेपर को फिनिश नहीं करना, दैट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम। सो 69 बीपीएससी के इवेलुएटेड आंसर कॉपी को आप देखिए तो यह 5 पैटर्न क्लियरली जो रेस्पेक्टेड पेपर चेकर्स हैं उनके माइंड को हम लोग समझ सकते हैं कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट से। 69th में ऐसा था और 70th में भी वही होने वाला है। एक चीज और आप देखेंगे, अगर आप पैटर्न की बात करते हैं 69th बीपीएससी इवेलुएटेड कॉपी में, कि कंपलसरी क्वेश्चंस में अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यह कंपलसरी क्वेश्चन हिस्ट्री का है, तो कंपलसरी क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वह 6 मार्क्स भी आए हैं, 6 मार्क्स आउट ऑफ 8। ऐसा क्या उस स्टूडेंट ने लिखा कि उसे 8 में से 6 नंबर मिल गए? हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरी तरफ मिनिमम आप देखिए तो मिनिमम जो है 1 नंबर में मिला है, 0 नंबर में मिला है, लेकिन मैं चूंकि मार्क्स लेके चल रहा हूं तो मिनिमम 1 है। तो यह कंपलसरी क्वेश्चन की कहानी है। अगर आप 38 मार्कर को लेके चलते हैं तो 38 मार्कर में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम समवेयर अराउंड 25 से 26 मिला है ऑन एन एवरेज, आप कहिए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन अगर आप मिनिमम में जाते हो तो मिनिमम में 7 से 8 मार्क्स भी मिला है। से फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी का सेक्शन जो फेडरलिज्म का सवाल था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को 7 से 8 नंबर भी मिले हैं, जबकि उन्होंने 6 पेज उत्तर को लिखा। कहने का यह मतलब है कि पेपर चेकर के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। तो यह ओवरऑल जो पैटर्न है वह आप देख सकते हैं 69 बीपीएससी जो इवैल्यूएटेड कॉपीज हैं, और उस हिसाब से 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आप उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि क्या क्या पैटर्न दिखता है तो हम लोग सेक्शन वाइज आते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट एल्स द पैटर्न, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है सेक्शन 1 हिस्ट्री का इसमें बहुत अच्छा किए हैं। और इसमें याद रखिए कि जब शॉर्ट नोट्स आप लिखते हो तो कोशिश कीजिए, हालांकि 80 से 100 वर्ड्स में ही आपको ये पूरे एक क्वेश्चन को फिनिश करना है, यानी कि ये जो सारा जो ए से ई का क्वेश्चन है आपको 450 वर्ड्स में फिनिश कर देना है। क्योंकि आप अगर वर्ड लिमिट में जंप करोगे तो आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, और डीआई का क्वेश्चन जो है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको लगभग 50 मिनट से 1 घंटा समय लगता है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो राइट शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं सभी 5 क्वेश्चंस को आप 450 वर्ड्स में फिनिश कर दो, यानी कि इंडिविजुअली आप 80 से 90 वर्ड्स लेके चलो, और कोशिश कीजिए कि ऑल पॉसिबल डायमेंशंस को आप कवर करो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 1 या 2 डायमेंशन को कवर कर दें और रेलेवेंट डायमेंशंस को छोड़ दें। से फॉर एग्जांपल अगर आप संथाल अपराइजिंग के बारे में लिखते हो तो संथाल अपराइजिंग क्या था, संथाल अपराइजिंग के लीडर्स कौन थे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ले लो। कौन कौन से रीजन में संथाल अपराइजिंग था, संथाल अपराइजिंग क्यों हुआ, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड ऑल्सो इमीडिएट फैक्टर्स। आप ये सारे डायमेंशंस को खोलकर उसमें एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संथाल अपराइजिंग, क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, सारे डायमेंशंस को दीजिए, लेकिन उसमें 1-2 सेंटेंस या आप दो फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो। संथाल अपराइजिंग जब आप लिखते हो तो बिहार का मैप, झारखंड का मैप जरूर बनाइए। तो इस तरह से जब आप लिखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रेलेवेंट डायमेंशंस को छोड़ दीजिएगा तो आपको 2 से 3 नंबर देके पेपर चेकर उससे ज्यादा नहीं देंगे। रेलेवेंट डायमेंशंस टू बी कवर्ड, बट
वर्ड लिमिट में प्रेसिशन रखिए, फ्लो चार्ट का यूज करिए ताकि सारे रेलेवेंट डायमेंशंस कम से कम शब्दों में कवर हो जाए। सिमिलरली अगर मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह में कंटेंट आपके पास बहुत है, लेकिन 90 वर्ड्स में आप उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज एन आर्ट। चंपारण सत्याग्रह क्या है, क्यों चंपारण सत्याग्रह हुआ, कौन उसको लीड किए, बिहार के किस पोर्शन में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे वह आने वाले नेशनल मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये सारे डायमेंशंस को कम से कम शब्दों में जब आप देंगे तभी आपको 5 से 6 नंबर आने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो राइट शॉर्ट नोट्स का मतलब यह भी होता है कि सारे डायमेंशंस को आप कवर करें। इस तरह से आप कंपलसरी क्वेश्चंस को करें, चाहे वह हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी इकोनॉमी या पॉलिटी या करंट अफेयर्स या साइंस टेक। 38 मार्कर में जब आप आते हैं, 38 मार्कर में तो वैसे क्वेश्चंस को चूज करें जहां आपके पास अच्छा कंटेंट हो और साथ में ऑब्जेक्टिविटी फैक्ट्स के साथ आप लिख सकें। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2A और B, इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन बी जो है, इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन द इंपैक्ट्स ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, आप इसको बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने अच्छे से सारे डायमेंशंस को कवर किया तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको 23 से 24 से 25 नंबर ऑन एन एवरेज दिलवा सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल इन दिस पार्ट, दैट इज हिस्ट्री सेक्शन ऑफ जीएस पेपर 1। अगर हम आगे चलें और जो करंट अफेयर्स के पोर्शन में आए तो वेरी डायनामिक, ऑब्वियसली आप जानते हैं। और इसमें क्या है कि आपको जो करंट एस्पेक्ट्स हैं पिछले एक साल के, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स का जो आपका नॉलेज है वह यहाँ पर काम करेगा और 80 से 90 वर्ड्स में आप ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया नहीं जाता है करंट अफेयर्स में। प्रीलिम्स के नॉलेज को अच्छे से आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को ओपन कीजिए और जितना फैक्ट्स और डेटा आप देंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके नंबर बढ़ेंगे। और साथ में कंपलसरी क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि वह आपको इंटरनेशनल रिलेशंस से भी हो सकता है, साइंस टेक से भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है। तो अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है सेक्शन 2 का वह आप अच्छा कर सकते हो। इस तरह से आप अपने अप्रोच को रखेंगे। एंड अगर हम थर्ड सेक्शन में आते हैं दैट इज डीआई, तो डीआई में याद रखिएगा बीपीएससी जो है वह स्टेप मार्किंग करती है। जो रेस्पेक्टेड पेपर चेकर्स हैं वह स्टेप मार्किंग करते हैं, तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सीधे अगर आप आंसर लाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत होगी, आपके नंबर कटेंगे। टीम आईएएस का जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग बार बार स्टूडेंट्स को यह बता रहे हैं कि आप स्टेप वाइज सॉल्व करिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को। यह बैंकिंग का एग्जाम नहीं है जहां की आप सीधे आंसर्स को टिक करते हैं या एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सीधा आंसर को आप टिक करते हैं। आप स्टेप वाइज जो प्रोसेस है वह दिखाइए अपने आंसर सीट पर, तभी आपको स्टेप मार्किंग के बल पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। डीआई में एक चीज का याद रखिएगा, दो चीजें मैटर करती हैं, एक है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपका एक्यूरेसी भी बेहतर होना चाहिए। सेम अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में सेम बात लागू होता है। अगर आप पॉलिटी के सेक्शंस कंपलसरी करते हैं तो सारे स्पेसिफिक डायमेंशंस को कवर कीजिए। दो एस्पेक्ट्स इसमें जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको कोट करिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अगर आ रहा है वह दीजिए। और साथ में रिकमेंडेशंस सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तो जो भी कमिटीज या कमीशंस बनी हैं उनके रिकमेंडेशंस को जरूर दीजिए, तब आपके नंबर बढ़ेंगे। पॉलिटी में इन चीजों को याद रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल इन पॉलिटी। आप वैसे क्वेश्चन को चूज कीजिए जहां आप ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन फेडरलिज्म का जो सवाल है, सबसे पहले तो आप इसके अलग अलग डायमेंशंस को खोलिए। अलग अलग डायमेंशंस में क्या हो सकता है, इसमें पहला डायमेंशन हो सकता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा हो सकता है एग्जीक्यूटिव रिलेशंस,
तीसरा हो सकता है फिनेंशियल रिलेशंस, चौथा हो सकता है प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशंस। ये 4 कॉन्टेक्स्ट में आप ले लो रिलेशंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन हो सकता है और इसमें आप पॉइंट्स लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स और करंट एग्जांपल्स को देकर। उसके अलावा इंडियन फेडरलिज्म में कैसे ये इवॉल्व किया है वह भी आप लिखिए अलग अलग फेसेस में, जैसे 1951 से लेके 1967 तक, उसके बाद 1967 से लेकर आप 1991 तक ले सकते हो, 1991 से 2014 तक ले सकते हो, 2014 से लेकर प्रेजेंट तक आप ले सकते हो। क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अलग अलग फेसेस में जब आप फेडरल रिलेशंस को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अलग अलग डायमेंशंस खुलेंगे और पॉइंट आपके ऑटोमेटिकली इजीली फ्लो करेंगे, जहां की आप अपने ब्रॉडर डायमेंशंस और इन डेप्थ थॉट प्रोसेस को डिस्प्ले कर सकते हो आंसर राइटिंग में। इफ यू मूव फॉरवर्ड और हम लोग अगर आ जाए ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्शन में, तो ज्योग्राफी इकोनॉमी के सेक्शन में ध्यान रखिएगा कि फैक्ट बहुत जरूरी है, डेटा बहुत जरूरी है, और इसमें एक जो एरिया है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट का 2024-25 का और बजट 2025-26 का, और इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें इंडिया का दैट इज यूनियन गवर्नमेंट का और दूसरा बिहार का, दोनों को अच्छे से कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रेलेवेंट डेटा आपको मिलेंगे जो आप आंसर राइटिंग में उसका इफेक्टिवली यूज करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उससे पहले कि हम लोग इस कंटेंट को आगे बढ़ाएं, 2 जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह कि टीम आईएएस का मेंस का कोर्स ये चल रहा है, 70th बीपीएससी मेंस का कोर्स। इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम द एंटायर सिलेबस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एरियाज हैं 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम में, उसके अलावा जो है 30 टेस्ट का टेस्ट सीरीज, यह सभी इस पर्टिकुलर मेंस कोर्स में इंक्लूडेड है। आप इस कोर्स में इनरोल होके अपने तैयारी को मैक्सिमाइज बेहतर कर सकते हैं। और साथ में 70th बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, कुल मिला के 30 टेस्ट है, और इस टेस्ट की खासियत यह है कि यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम फीडबैक ऑन योर आंसर कॉपीज, आपको 1-to-1 फीडबैक भी एडिशनल लेवल पे दिया जाएगा, ताकि आपके हर पहलू को बेहतर किया जाए और आप अच्छा लिख के अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए। इफ यू मूव फॉरवर्ड, हम साइंस टेक्नोलॉजी के पोर्शन की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी में याद रखिए कि अप्लाइड एस्पेक्ट जो होता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप साइंस टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज कर सकते हो, उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो इस तरह से आप जो है मेंटली उस तरह से तैयार रहिए और आंसर भी उसी तरह से आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी में कंपलसरी सेक्शन में एक्सपेक्टेड है। आप हमारा एक वीडियो है 70th बीपीएससी मेंस में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर साइंस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर हम लोग ऐसे की बात करें तो ऐसे में याद रखिए 3 सेक्शन होता है और ऐसे में आपके टॉपिक का सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। जैसे कि यह आप देखिए कि 69 बीपीएससी ऐसे का क्वेश्चन पेपर सेक्शन 1 है। इसमें आप देखिए कि एक क्वेश्चन जो बहुत ही मार्क्स फेचिंग रहा है, दैट इज इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 65 से 70 मार्क्स मिला है। कहने का यह मतलब है क्वेश्चन ऐसा चूज करिए जिसमें कि आप एज आई सेड कि ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर पाएंगे, पहला यह। दूसरी बात है अलग अलग डायमेंशंस को आप वहां पर एड्रेस कर पाए, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। तीसरा है कि एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी भाषा में लिखिए। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखिए। आप इस तरह से लिखिए एज इफ यू आर टॉकिंग टू द पेपर चेकर, वह आपकी ओरिजिनलिटी को दिखाता है। और जब आप कन्वर्सेशनल स्टाइल में राइटिंग करते हैं तो पेपर चेकर इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी राइटिंग में और आपके नंबर बढ़ते हैं। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि आप डेटा और फैक्ट्स यह जरूर दीजिए, एग्जाम्पल्स जरूर आपके ऐसे में आने चाहिए। और साथ में यह भी जरूरी है कि रेलेवेंट कोट्स जो होता है
वह भी आप दीजिए। तो ऐसे का जो सेक्शन है 69 बीपीएससी के इवैल्यूएटेड कॉपीज को अगर आप देखिए तो एक पैटर्न दिख रहा है कि इन तमाम चीजों को जिन्होंने ऐसे में फॉलो किया है उनके 170 180 के करीब मार्क्स आए हैं। एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। कई बार क्या होता है कि दो इंडिविजुअल यानी कि दो रेस्पेक्टेड कॉपी चेकर्स जब दो अलग अलग कॉपियों को चेक करते हैं तो उनका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, तो मार्क्स भी अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि ऐसे में आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको 170 मार्क्स मिले हैं, तो दूसरी तरफ कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उतना अच्छा नहीं लिखा है जितना कि आपका कॉपी का लेवल है, लेकिन उन्हें 175 या 180 मिल गया। तो चूंकि मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है और ह्यूमन एलिमेंट यहाँ इन्वॉल्व होता है कॉपी को चेक करने में, तो इस तरह की स्थिति आती है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ थिंग्स व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो लिखा है वह बेहतरीन होना चाहिए और आपने जो लिखा है आपको इतने नंबर आने चाहिए कि जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स से आप एटलीस्ट 40 से 50 मार्क्स अहेड रहें, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपका एवरेज परफॉर्मेंस भी होता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th बीपीएससी एग्जाम। अंटिल देन, गुड बाय।